अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैराडाइज कॉलेज। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने डिफरेंट इंथाल्पी मीन इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस, इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशंस और डिफरेंट टाइप्स की इंथाल्पीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कशन की थी। आज हम किसी भी रिएक्शन की जो इंथाल्पी चेंज है उसकी वैल्यू कैसे आती है उसको मेजर करेंगे। तो उसको मेजर करने के डिफरेंट मेथड हैं। फर्स्ट ग्लास कैलोरीमीटर एंड सेकंड बम कैलोरीमीटर। आज हम डिस्कस करते हैं ग्लास कैलोरीमीटर। डिटर्मिनेशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन जो है आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो नेगेटिव मीन इंथाल्पी चेंज जो आता है वो नेगेटिव होता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में जो इंथाल्पी में जो चेंज आता है वो पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी हम जब रिएक्शन लिखते हैं जिस तरह ये है, तो ये जो वैल्यू आई है ये कैसे आई है, ये आज हम मेजर करते हैं ग्लास कैलोरीमीटर से। कि जब कोई रिएक्शन टेक प्लेस होता है तो उसकी टेक प्लेस होने के दौरान या तो उसका इंथाल्पी चेंज नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। जो भी वैल्यू आती है वो कैसे आती है, ये इसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस को जो मेजर किया जाता है, फर्स्ट मेथड है बाय ग्लास कैलोरीमीटर। ग्लास कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो है वो मदरजा झैल जो है इसमें पार्ट्स होते हैं। इसमें लगाई जाती है कॉटन वूल जो कि इंसुलेटर का काम करती है। इसमें लगाया जाता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के जरिए हम रिएक्शंस में बिफोर एंड आफ्टर जो है वो टेम्परेचर जो है वो नोट करते हैं। इसी तरह स्टीरर लगाया जाता है इसमें, जिसकी मदद से हम किसी भी रिएक्शन मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, शेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक लिड यूज किया जाता है जिसके जरिए ग्लास कैलोरीमीटर को क्लोज किया जाता है। अब इसकी अगर हम डायग्राम की बात करें, ये एक कंटेनर है और इसके अंदर हम एक जो है वो बीकर फिट कर देते हैं। अब बीकर और जो ये कंटेनर है इसके दरमियान इंसुलेटर लगाया जाता है। इंसुलेटर को आप अच्छी तरह समझते हैं कि जो ना बाहर से हीट अंदर आने दे और ना अंदर वाली हीट जो है वो बाहर ट्रांसफर होने दे। इसके बाद इसको क्लोज कर दिया जाता है एक लिड से। अच्छा, अब इसमें हम क्या डालते हैं, स्टीरर और थर्मोमीटर। अब हमने इसमें जो है वो रिएक्टेंट को डालना होता है। इधर आपकी बुक में उसने एग्जांपल दी है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या है, प्रोसीजर क्या है इसका। सबसे पहला स्टेप है कि आपने जो जिन रिएक्टेंट की इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस को या इंथाल्पी ऑफ
न्यूट्रलाइजेशन को फाइंड करना है तो उन रिएक्टेंट को आपने स्टिकोमेट्रिक अमाउंट में ले लेना है। स्टिकोमेट्रिक अमाउंट ये आप फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट में पढ़ेंगे कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमने इतने मोल प्रोडक्ट बनाना है तो हमें इतना रिएक्टेंट लेना पड़ेगा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो कैलकुलेशन करते हैं तो इसको हम स्टाइकोमेट्रिक का नाम देते हैं। तो स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट आपने रिएक्टेंट की ले लेनी है। इसके बाद स्टेप है कि आपने रिएक्टेंट का मास फाइंड कर लेना है। इसके बाद आप रिएक्शन सिस्टम का टेम्परेचर नोट करेंगे बिफोर द रिएक्शन, कि जब रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा तो उसके टेक प्लेस होने के से पहले आप जो है उस सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लेंगे, डेट इज T1। इसके बाद प्रोसीजर में अगर हम देखें तो हमने पहले क्या लेना है, रिएक्टेंट को स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में, और ये आप फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट में पढ़ेंगे कि जिसमें हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो है वो डिसाइड करते हैं कि इतने अगर हम रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल लें तो इतना प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट को की अमाउंट को जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड किया जाए तो उसको हम स्टाइकोमेट्री कहते हैं। तो रिएक्टेंट को हमने उनका जो मास है फिर वो फाइंड करते हैं। उसके बाद हम क्या करना होता है, जब रिएक्शन प्रोसीड ना हो रहा हो, बिफोर टेकिंग प्लेस द रिएक्शन या बिफोर टेक द रिएक्शन, इस रिएक्शन को प्रोसीड होने से पहले उसका हम इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, वो क्या आता है T1। फिर हम उसका रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। जब रिएक्शन प्रोसीड हो जाए यानी कि सिस्टम से हीट जो है हमें पता चलना शुरू हो जाए कि रिलीज हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है, तब उसका हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन प्रोसीड हो गया। तो उसका फाइनल टेम्परेचर थर्मोमीटर की मदद से मालूम कर लिया जाता है। फिर हम उसमें डेल्टा T फाइंड करते हैं। डेल्टा T किसके इक्वल आ जाता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो जो सिस्टम की हीट होगी जो अब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी वो इस फार्मूले से फाइंड की जाएगी। इसमें जो M है ये मास ऑफ रिएक्टेंट, और डेल्टा T जो है उसमें चेंज इन टेम्परेचर को, S स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और M क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इन तीनों पैरामीटर को मल्टीप्लाई कर दें तो सिस्टम की जो हीट अब्जॉर्ब हो रही होगी वो भी फाइंड होगी हो जाएगी, या इवॉल्व जो होगी वो भी इस फार्मूले से हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो ग्लास क्लोरीमीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी रिएक्शन की इंथाल्पी को फाइंड कर सकते हैं। इसमें जो पार्ट्स लगाए होते हैं वो होते हैं, एक लिड है जिसके जरिए इसको क्लोज किया जाता है, एक इसमें कंटेनर जिसके अंदर हमने कॉटन वूल लगाई होती है जो इंसुलेटर का काम करती है। इसका काम होता है ना अंदर से हीट जो है वो बाहर ट्रांसफर करना और ना बाहर से हीट को अंदर आने देना। तो इसमें थर्मोमीटर लगाया जाता है जिससे हम किसी भी रिएक्शंस का बिफोर एंड आफ्टर जो है वो टेम्परेचर जो है वो नोट करते हैं। इसमें एक स्टीरर लगाया जाता है जिससे हम रिएक्शन मिक्सचर को शेक करते हैं। तो अगर इसका प्रोसीजर देखें तो हमने क्या करना है कि पहले हमने फर्स्ट स्टेप इसका क्या है कि रिएक्टेंट का मास फाइंड कर लें, यानी कि रिएक्टेंट की मकदार जो है वो आपने स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट लेनी है। स्टाइकोमेट्रिक जिसमें हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से किसी भी रिएक्टेंट का जो है वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर इतने रिएक्टेंट के मोल रिएक्ट करेंगे तो इतना प्रोडक्ट बनेगा। और इसमें डिटेल में अगर देखें तो इसमें मास रिलेशन होता है,
वॉल्यूम, मास वॉल्यूम रिलेशन, डिफरेंट टाइप्स के इसके रिलेशन है, वो आप डिटेल से चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हमने ले लेना होता है रिएक्टेंट का मास फाइंड कर लेना होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट को इसके अंदर डाल देते हैं और बिफोर रिएक्शंस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज नोटेड विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, कि रिएक्शन को स्टार्ट होने से पहले हम इसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो फाइंड कर लेते हैं। फिर इसका हम क्या करते हैं, स्टीरर से इसको शेक करते हैं। जब हमें पता चल जाए कि रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस हो गया है, यानी कि उसमें हीट जो है वो रिलीज हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है, तो इसका बाद में फिर जो है वो थर्मोमीटर डाल के आफ्टर द रिएक्शन इसका फाइनल टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। फिर हम चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करते हैं, जो कि डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। जब ये फाइंड हो जाए डेल्टा टी की वैल्यू, तो फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई डेल्टा टी। M इसमें मास ऑफ रिएक्टेंट, S स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इन तीनों पैरामीटर को मल्टीप्लाई करें तो हमें सिस्टम की हीट का जो है वो फाइंड हो जाएगी, जो इवाल्व होगी या अब्जॉर्ब्ड होगी। इसमें जो अगर हम मास और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाती है हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। इसको हम हीट कैपेसिटी का नाम देंगे और रिप्रेजेंट कर देंगे इसको C से। अभी हम इसकी एक एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करेंगे, उससे आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह किसी रिएक्शन की एंथैल्पी को फाइंड किया जाता है। ये देखें, ये हमें एग्जांपल दी गई है कि इस 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है HCl का, और इसमें हमें दे दिए गए HCl के नंबर ऑफ मोल दे दिए गए 0.5 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी नंबर ऑफ मोल दे दिए गए 0.5। इनिशियल टेम्परेचर दे दिया गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड और फाइनल टेम्परेचर दे दिया गया 28.45 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे दी गई 4.2 जूल पर केल्विन पर किलोग्राम पर ग्राम। अब हमें फाइंड क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर 1 मोल। तो इसके लिए फार्मूला जो है Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई डेल्टा टी। अब इसमें हमें तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू जो है वो गिवन दी गई है, लेकिन हमें ना मास दिया गया है और ना डेल्टा टी की वैल्यू दी गई है। तो पहले हम डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल्टा टी जो है वो T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू है इसमें 28.5 माइनस 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड और ये किसके इक्वल होगा, 3.5 केल्विन के। ये देखें ना, अगर मैं ये हमें सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर दिया गया है,
अगर मैं इसमें 273 ऐड करने की बजाय ऐड भी कर लूँ तो ये इधर 273 प्लस क्या है, इधर माइनस क्या है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल ये आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा, 3.5 केल्विन की। तो ये हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड होगी। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, अब ये देखें इसमें कि 0.5 मोल ऑफ HCl, इसका क्या मतलब है कि 0.5 मोल जो हैं HCl के वो डिजॉल्व किए गए हैं इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन हमें तो सॉल्यूशन में वॉल्यूम दिया गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब का। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 0.5। लेकिन अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन स्टेटमेंट में उसने दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 0.5 को हम डिवाइड कर देंगे 10 पर, कि 1000 में इतने मोल्स हैं तो 100 में कितने मोल्स होंगे HCl के, तो 0.5 को 10 पर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 0.05 मोल्स ऑफ HCl। इसका मतलब हुआ कि 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ HCl में 0.05 मोल्स हैं। इसी तरह 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, 0.05 मोल ऑफ NaOH। कि अगर हमारे पास 1000 cm क्यूब वॉल्यूम हो तो उसमें नंबर ऑफ मोल होते हैं 0.5। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 कर दिया जाए तो उसमें कितने मोल्स होंगे, 0.05, यानी कि इसको हम 10 पर डिवाइड कर देंगे। तो इसी तरह अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसमें कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स आएंगे, 0.05, यानी कि 0.5 मोल्स को हम 10 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इतने मोल्स आ जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास आ गए हैं नंबर ऑफ मोल्स इन 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। अब हमने मास फाइंड करना है। तो मास फाइंड करने से पहले हमें वॉल्यूम अब हमने मास फाइंड करना है। तो मास फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 मीन्स 100 सेंटीमीटर क्यूब HCl का और 100 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये आ जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेसिकली ये 200 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि हमने 0.05 मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड और 0.05 मोल्स जो है HCl को वाटर में डिजॉल्व किया हुआ है, तो ये वॉल्यूम जो है ये वाटर का भी है। अब हम मास फाइंड करेंगे। तो मास फाइंड करने के लिए हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में अगर वाटर 1 cm क्यूब हो तो उसमें कितने वाटर के ग्राम होंगे, 1 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास वाटर का वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसमें वाटर का मास कितना आ जाएगा, 200 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ रिएक्टेंट 200 ग्राम आ गए हमारे पास। अब हम मास की वैल्यू
एस की वैल्यू और डेल्टा टी की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। और डेल्टा टी की वैल्यू आई है हमारे पास 3.5 केल्विन। भी देखें ये केल्विन इस पर केल्विन से कैंसिल, ये ग्राम इस पर ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, तो Q की वैल्यू आ जाएगी इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है नेगेटिव साइन से, तो इसलिए हम इधर नेगेटिव साइन जो है वो मेंशन कर देंगे। अब यही जौल में आ रही है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किलो जौल में, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 1000 पर, तो ये बन जाएगा -2.9 किलो जौल। तो ये हमारे पास सिस्टम की हीट आ गई है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस में। तो इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की अगर हम डेफिनेशन को समझें तो क्या की थी लास्ट टाइम हमने इसकी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम एसिड react with 1 mole of OH ion from base to form water under standard conditions। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कितने मोल दिए गए हैं, जो हमने फाइंड किए थे 0.05 मोल, तो 1 मोल के लिए इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा HN फॉर 1 मोल of sodium hydroxide and HCl, तो ये आ जाएगी हमारे पास, Q को हम डिवाइड कर देंगे 0.05 पर, तो Q इसमें कितना दिया गया हमें -2.9 किलो जौल और 0.05 मोल। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -58.8 किलो जौल पर मोल। तो यही हमने इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड करनी। अब हम दोबारा, ये हमने एग्जांपल सॉल्व की है, तो इसको दोबारा हम जो है वो रिव्यू करते हैं। ये देखें गिवन डाटा हमें दिया गया, HCl के नंबर ऑफ मोल दे दिए गए 0.5 मोल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल दे दिए गए 0.5 मोल। इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री और फाइनल टेम्परेचर 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें दे दी गई 4.2 जूल पर केल्विन पर ग्राम। वॉल्यूम ऑफ HCl 100 सेंटीमीटर क्यूब और सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम भी हमें 100 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया गया। हमने फाइंड करना है इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को। इसका फार्मूला होता है Q = M × S × डेल्टा T। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है, तो चेंज इन टेम्परेचर किसके इक्वल होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो जब इसमें माइनस करेंगे तो 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 3.5 केल्विन। भी अगर हमने डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट भी कर दें तो इधर भी 273 ऐड कराना पड़ेगा, इधर भी 273 ऐड करना पड़ेगा, तो वो फिर भी माइनस हो जाएगा। तो ये सिंपली 3.5 केल्विन के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू तो फाइंड होगी, अब हमने मास फाइंड करना है। तो मास हम फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आप लास्ट प्रीवियस क्लासेस में मोलैरिटी की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1 dm क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व होते हैं या 1 dm क्यूब में जो नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व होते हैं। तो 0.5 मोल ऑफ HCl का क्या मतलब है कि 0.5 मोल HCl के डिसॉल्व किए गए हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
लेकिन भाई हमें HCl के नंबर ऑफ वॉल्यूम कितना दिया गया, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में इसके कितने वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ मोल होंगे, 0.5 को हम 10 पर डिवाइड कर देंगे। तो अगर ये देखें कि 1000 में इसका कितना हिस्सा बनता है, 10वां हिस्सा बनता है, तो इसलिए इसको 10 पर डिवाइड किया जाता है। तो इसके नंबर ऑफ मोल आ जाते हैं 0.05 मोल ऑफ HCl। इसी तरह 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, उसको भी हम 10 पर डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएंगे 0.05 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब टोटल वॉल्यूम क्या आ गया दोनों सॉल्यूशंस का, 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम तो HCl सॉल्यूशन का और 100 इसका है, तो दोनों को मिक्स सम किया तो 200 सेंटीमीटर क्यूब। और बेसिकली ये वॉल्यूम है वाटर का। असल में क्या होता है कि जब हम HCl को या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो वाटर में बनाते हैं, तो इसलिए ये वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। अगर हम इसका मास फाइंड करें रिएक्टेंट का, तो डेंसिटी ऑफ वाटर किसके इक्वल है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में कितना मास होगा वाटर का, 1 ग्राम। तो अगर 200 सेंटीमीटर क्यूब हो वाटर के, तो मास कितना आ जाएगा, 200 ग्राम। अब मास ऑफ रिएक्टेंट 200 ग्राम आ गया। अब मास की वैल्यू, डेल्टा टी की वैल्यू और एस जो हमें गिवन दी गई है 4.2 जूल पर केल्विन पर ग्राम, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्यू की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमें पता है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसको हम लिखते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है नेगेटिव साइन से। अब ये हीट आ रही है जूल में, हमने इसको कन्वर्ट करना है किलो जूल में, तो इसको आप पैरामीटर को डिवाइड कर देंगे 1000 पर, तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये तो सिस्टम की हीट आई, हमने तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड करनी है। तो 1 मोल के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी कि Q को डिवाइड कर देंगे 0.05 मोल्स पर, क्योंकि हमारे पास मोल्स क्या आए हैं आफ्टर कैलकुलेशन 0.05। तो इसको जब इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -58.8 किलो जूल पर मोल, और यही हमने फाइंड करना। तो आई होप ये आर्टिकल आपको जो है और एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे बम क्लोरीमीटर।